Hi everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. Many of you haven't subscribed yet. Please subscribe my channel. Student, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिस्पायरेशन के बारे में, जो हमारा क्लास 7th बायोलॉजी का चैप्टर है. ओके, तो बेसिकली आपको ये चैप्टर स्टूडेंट क्लास 10th में भी पढ़ना है. बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस है, उसमें एक टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें भी आपको पढ़ना है. तो ज़रा बहुत ध्यान से चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि इसे आपको 7th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, और साथ में आपको 11th में अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो आपको उसमें भी स्टडी करना है. तो स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये स्टडी किया था कि रिस्पायरेशन कहते किसको हैं. ओके, और रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो रिस्पायरेशन का रिवर्स है, अपोजिट है ना. तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट रिस्पायरेशन के टाइप्स कितने होते हैं. तो रिस्पायरेशन में हमने ये स्टडी किया था कि रिस्पायरेशन कहते उसको है स्टूडेंट कि अगर जो हमने फूड लिया है, जो हम खाना खाते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है. तो क्या स्टूडेंट सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ब्रेक डाउन होगा? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट. खाने का टूटना मतलब हमारे फूड का ब्रेक डाउन होना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, या इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. तो इनके अकॉर्डिंग रिस्पायरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. सी, रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल्सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड to release energy can occur in presence or absence of oxygen. On the basis of presence or absence of oxygen, respiration is divided into 2 types: aerobic respiration and anaerobic respiration. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे कि मैम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमारा खाना का ब्रेकडाउन होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो खाना का ब्रेकडाउन कैसे होगा? तो होता है स्टूडेंट, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होता है. एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी भी रिलीज होगा, ठीक है, लेकिन उसमें जो 2 प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते थे, इनके जगह पे कुछ और रिलीज होगा. चलिए उनको जानते हैं. तो स्टूडेंट देखो, एरोबिक रिस्पायरेशन में और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का मैंने डिफरेंसेस लिखा है, ताकि आपको एक क्लियर विजन मिल जाए, क्लियरिटी बिल्कुल समझ में आ जाए. क्योंकि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और कंपैरेटिव स्टडी करने से हम कभी भूलते नहीं हैं अगर 2 चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ते हैं. तो देखो स्टूडेंट, एरोबिक का मतलब ही होता है विथ एयर, और एयर में कौन सा गैस की बात हम कर रहे हैं? ऑक्सीजन. सो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना है. और एनएरोबिक, एन मतलब ही होता है अपोजिट. ओके, तो एनएरोबिक मतलब विदाउट एयर, मतलब ऑक्सीजन इसमें एब्सेंट होगा. तो देखो स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पायरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर होगा विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली, क्योंकि एरोबिक का मतलब ही होता है विथ एयर, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट के टूटने ही को तो हम रिस्पायरेशन कहते हैं, है ना. और एरोबिक रिस्पायरेशन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में खाना टूट जाए. एनाएरोबिक का मतलब ही होता है विदाउट एयर, मतलब विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इसमें एब्सेंट रहेगा, तो हमारे खाने का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब एरोबिक रिस्पायरेशन में आ जाए. देखो, हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है. अब क्लास 10th में हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे ये ग्लूकोज के फॉर्म में कैसे स्टोर होता है, और ग्लूकोज से आगे भी क्या खाना ब्रेकडाउन या स्टोर होकर रहता है, ये सब स्टडी करेंगे हाई क्लासेस में. फिलहाल आप इतना जान लो स्टूडेंट कि फूड हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है. तो हमें एरोबिक रिस्पायरेशन में हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा है ना, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हमारा खाना एकदम 100% खाना जो कम्प्लेक्स फॉर्म में था वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा. तो ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रेकडाउन, क्योंकि हमारा फूड ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है बॉडी में, तो इसका अच्छे से ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिल रहा है. लेकिन एनाएरोबिक में क्या होगा स्टूडेंट? खाना का तो ब्रेकडाउन होगा ही होगा, क्योंकि रिस्पायरेशन का तो मतलब ही होता है फूड का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी का रिलीज होना, लेकिन इसमें कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं रहा है. ओके, एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने क्या देखा स्टूडेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रहा है. मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में भी स्टूडेंट एनर्जी रिलीज होगा,
लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एरोबिक में हमें मिल रहा था वो एनारोबिक में नहीं मिलेगा। मतलब इसमें हमें एनर्जी तो मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, लेकिन ये वाटर के जगह पर रिप्लेसमेंट होगा स्टूडेंट। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमें वाटर की जगह ना मिल करके लैक्टिक एसिड मिलेगा, और ये लैक्टिक एसिड मसल सेल्स में मिलता है ह्यूमन के। ये एनिमल के भी मसल सेल्स में मिलेगा ये लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बेसिकली स्टूडेंट एक फैट है। ओके, आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे क्लास 11th में बायोकेमिकल्स, बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर है, उसमें आप स्टडी करोगे लैक्टिक एसिड बेसिकली कहते किसको हैं। ओके, फिलहाल आप इतना जान लो लैक्टिक एसिड इज ए टाइप ऑफ फैट। ओके, तो हमारा फैट मसल्स में जम जाता है ना, तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन में होता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ईस्ट जो होते हैं स्टूडेंट, ईस्ट क्या है, एक टाइप ऑफ फंगी है ना, या बैक्टीरिया कह लो, तो उनमें लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस होता स्टूडेंट, उनमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल क्या है, एक टाइप ऑफ अल्कोहल है। आप केमिस्ट्री में हाइट क्लासेस में पढ़ोगे इथेनॉल के बारे में, ठीक है। तो ईस्ट में या बैक्टीरिया में इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी, लेकिन ह्यूमन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी तो रिलीज होगा ही। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, मसल सेल्स में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे, मैम आपने तो बोला कि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया मैम कि एनारोबिक रिस्पिरेशन में ह्यूमन में लैक्टिक एसिड भी जमता है मसल्स में, तो हमारी बॉडी, हमारी सेल कैसे एनारोबिक रिस्पायर कर सकती है विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट इसका भी फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बस कहानी सुनते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। देखो स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होता है। ये मैं इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखी हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब नो ऑक्सीजन, और ये अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है। अल्कोहल क्यों बनता है स्टूडेंट, क्योंकि ग्लूकोज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पूरा 100% कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसलिए अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। एरोबिक में पूरा कंप्लीटली उसे ग्लूकोज मिल रहा है, कंप्लीटली ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए ग्लूकोज का 100% ब्रेकडाउन हो रहा है ना, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी हमें मिलती है। क्योंकि स्टूडेंट किसी भी चीज़ को कंप्लीटली जलाना हो, कंबस्ट करना हो, बर्न करना हो, तो ऑक्सीजन गैस सबसे बड़ा वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्लूकोज को तो भाई साहब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या बर्न होगा, क्या ब्रेकडाउन होगा, क्या कंबस्ट होगा, कंप्लीटली नहीं होता, इसलिए अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पिरेशन में एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन से सेल ऑर्गेनल में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों, आप क्लास 9th में पढ़ोगे स्टूडेंट, या क्लास 8 में भी आप पढ़ोगे। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेल का ऑर्गेनल है, सेल का पार्ट है, ठीक है। और आप ये स्टडी करोगे स्टूडेंट कि हमारे सेल का पावर हाउस है ना, जो हमारे सेल को एनर्जी देता है, जिससे कारण हमारा सेल चल सके, वर्क कर सके, फंक्शन कर सके, तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है स्टूडेंट। इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ आवर सेल। आप पढ़ोगे हाई क्लासेस में, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये पावर देता है हमारे सेल को। तो ये पावर क्यों देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही के अंदर तो रिस्पायरेशन होता है, और रिस्पायरेशन का मतलब ही होता है खाने का ब्रेकडाउन और एनर्जी को रिलीज कर देना, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, क्योंकि एनर्जी देता है, क्योंकि एनर्जी इसमें ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में स्टूडेंट साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होगी। और देखो स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी जो रिलीज होती है वो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होती है। अब ये एटीपी क्या है, ये आप 10th में पढ़ोगे, फिलहाल आप इतना जान लो, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। ये बायोलॉजी में डेप्थ में आप समझोगे, लेकिन आपको बस समझने के लिए एक आपको क्लियर व्यू मिल जाए कि एनर्जी जो रिलीज़ होता है एरोबिक में वो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज़ होता है, लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होता है। जैसे एनर्जी
करेंसी कह सकते हैं एटीपी को, ठीक है। जैसे हम इंडिया में रुपीस को बोलते हैं ना करेंसी, हर जगह अगर आप रुपीस दोगे तब आपको कुछ मिलेगा, तो वैसे एनर्जी के फॉर्म में एटीपी है। एटीपी क्या है फिर से बता रही हूँ, क्लास 10th में पढ़ोगे, 11th में तो फुल डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है। तो देख लो कितना डिफरेंस है स्टूडेंट। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, कम एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों कम एनर्जी रिलीज हो रही है एनारोबिक में? क्योंकि हमारे खाने का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें कम एनर्जी मिल रही है। अब खाने का कंप्लीट ब्रेकडाउन क्यों नहीं हो रहा है स्टूडेंट? क्योंकि फुल्ली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना, तो लेस एनर्जी, तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल रहा है। एरोबिक में क्या हो रहा है, कंप्लीटली हमारे फूड का मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए हमें फुल एनर्जी मिल रही है, इसलिए हमें 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिल रहा है। फुल एनर्जी क्यों मिल रही है? क्योंकि इसे ऑक्सीजन मिल रहा है ना, तो ये कंप्लीटली तोड़ दे रहा है, खाने को ब्रेक डाउन कर दे रहा है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में समझा रही है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, लेकिन एनएरोबिक किस में होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे ईस्ट में, बैक्टीरिया में। आप क्लास 9th में पढ़ोगे स्टूडेंट, एनिमल को बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे हिस्से में उन्हें बांटा गया है। हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में, हम लोग की बॉडी पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है, इन्हें लोअर ऑर्गेनिज्म माना गया है, तो इनमें एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। अब देखो स्टूडेंट, जिस भी ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, जैसे ह्यूमंस में, एनिमल्स में, तो इसमें क्या होता था? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना टूटता था। तो हमें ये समझ में आता है स्टूडेंट कि हमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, है ना, प्लस वो ऑक्सीजन हमारे खाने को तोड़ता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलता है। अगर हमें एनर्जी ही ना मिले तो हमारा बॉडी धीरे धीरे डिटोरिएट कर जाएगा, और आप जानते ही ओरिजिन क्या होगा, विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट, ऑल ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रिस्पिरेशन कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑब्वियसली जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रिस्पायर करते हैं उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उनका खाना का ब्रेकडाउन नहीं होगा, खाना का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगी ही नहीं, ओके। लेकिन एन एरोबिक में क्या होता है स्टूडेंट, इन्हें ऑक्सीजन उतना चाहिए नहीं, क्योंकि ये विदाउट ऑक्सीजन के भी अपना ग्लूकोज को ब्रेकडाउन कर सकते हैं और इन्हें एनर्जी मिल जाएगा। भले ही वो एनर्जी कम मिले, लेकिन एनर्जी तो मिल रही है ना, तो इनके लिए ऑक्सीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किनके लिए? बैक्टीरिया के लिए, यीस्ट के लिए। देखो स्टूडेंट, वो ऑर्गेनिज्म, बहुत फ्यू ऑर्गेनिज्म हैं जो एनर्जी अपना लेते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन से, हम उन्हें कहते हैं एनारोब्स, लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरिया। एनारोब्स क्यों? क्योंकि ये इनमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन से रिलीज होती है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनर्जी बहुत लेस रिलीज होती है। लाइक ईस्ट, ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस। आप फर्स्ट चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्लास 7th में के बायोलॉजी में आपने पढ़ा है ईस्ट के बारे में, इनके यूजेस इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ना आपको। ईस्ट क्या करता है स्टूडेंट? अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में हेल्प करता है और ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। तो अल्कोहलिक ड्रिंक और ब्रेड बनाने में कैसे हेल्प करता है मैम? तो ऐसे हेल्प करता है स्टूडेंट, क्योंकि ईस्ट तो एनारोबिक रिस्पायर करता है ना, तो इनका तो खाना खुद टूट करके अल्कोहल बन जा रहा है। तो अल्कोहल जब बन रहा है तो इसलिए ये ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में हेल्प करते हैं, और CO2 बन रहा है स्टूडेंट। तो देख लो स्टूडेंट, अगर आप आटा गूंद कर रखते हो या ब्रेड या आटा कुछ भी ऐसा बनाते हो जिसमें अगर आपको पफीनेस चाहिए, मतलब उसको थोड़ा सा फूलना चाहिए, आप आटे को गूंद कर कुछ समय के लिए छोड़ दो, कुछ समय के बाद वो आटा थोड़ा फूल जाता है ना। तो ये होता क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ही हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सब्सटेंस को फ्लफी बनाने में, फुलाने में, चाहे ब्रेड हो या आटा हो आपका। देखो ईस्ट क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को अल्कोहल में। बता चुकी हूँ आपको इक्वेशन देख करके, देखो ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो इसलिए ये अल्कोहलिक ड्रिंक में हेल्प करता है। ईस्ट को यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ईस्ट मेक द ब्रेड राइज। ब्रेड को जो फ्लफीनेस देता है, ब्रेड को जो फुला देता है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कर सकता है, गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। देखो स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आर अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बता चुकी हूँ, अगर ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है तो दो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, लेकिन साथ में अल्कोहल भी होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अगर हमारा ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, एनर्जी मिलता, और अल्कोहल के जगह पर हमें वाटर रिलीज होती। ओके, हमें मतलब ईस्ट पे। अब स्टूडेंट, अब ये टाइम आ गया है आपको बताने का कि हमारे बॉडी में भी कई सारे सेल ऐसे हैं जो एनारोबिक रिस्पायर करते हैं। वैसे तो वी ह्यूमंस और एनिमल्स एरोबिकली रिस्पायर करते हैं, मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए फूड एनर्जी गेन करने के लिए, लेकिन हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे सेल हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम एनारोबिक रिस्पायर भी करते हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों? ऐसा बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है स्टूडेंट हमारे बॉडी में। जब हम कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं ना, रन करते हैं, दौड़ते हैं या फिर साइकिलिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे बॉडी को तब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी पाने के लिए सेल एनारोबिक रिस्पायर कर देता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सेल एनारोबिक रिस्पायर कर देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में स्टूडेंट एनर्जी तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, प्लस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ह्यूमन के मसल्स में। आपने देखा होगा कि आप जब जिम जाते हो या बॉडी बनाते हो, आपके मसल्स में, आर्म्स में देखते हो ना, हम बोलते हैं यार पूरा डोले शोले बन गया है मसल्स ये। तो वो होता क्या है स्टूडेंट कि जब आप हेवी जिम करते हो, हेवी वर्कआउट करते हो, तो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हमारा सेल कभी कभी एनारोबिक रिस्पायर कर देता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा फूड बर्न हो जाता है और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाती है। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट कि जब हम हेवी रन करते हैं या हेवी जिम करते हैं या हेवी वर्कआउट करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, तो हमारे लेग में पेन होता है ना, बोलते हैं यार बहुत पैर दर्द दे रहा है, ये लैक्टिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ड्यूरिंग हेवी फिजिकल एक्सरसाइज और एनी हार्ड वर्क, मोस्ट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन द मसल्स ऑफ अदर एनिमल्स लाइक टाइगर्स, डियर एक्सेट्रा व्हेन दे रन वेरी फास्ट एंड रिक्वायर मच मोर एनर्जी देन नॉर्मल। तो स्टूडेंट, एनारोबिक रिस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमंस में नहीं हो सकते हैं, ये एनिमल्स में भी होते हैं। ऑफकोर्स जब टाइगर बहुत फास्ट रन करते हैं या डॉग या डियर, तो इनके मसल्स में भी लैक्टिक एसिड जम जाता है। क्यों? क्योंकि इनके उस हिस्से का सेल एनारोबिक रिस्पायर कर देता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है, और हमें पता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब फूड का ब्रेकडाउन होगा इन ह्यूमन, तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट देखो, आफ्टर अ हेवी फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब वेरी फास्ट रनिंग, वी समटाइम्स गेट मसल्स क्रम्स, है ना, बिकॉज ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज सम ऑफ आवर मसल्स रिस्पायर एनारोबिकली। दिस एनारोबिक रिस्पिरेशन बाय मसल्स bring about partial breakdown of glucose to form lactic acid। बता चुकी हूँ। This lactic acid accumulates का मतलब जम जाना, हमारे मसल्स में जम जाता है ये लैक्टिक एसिड, और इसके कारण हमारे मसल्स को पेन होता है। मसल्स क्रम्स बोलो या मसल्स पेन बोलो। देखो, ऑक्सीजन क्या होता है, नो ग्लूकोज क्या होता है, मतलब फूड हमारा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है। तो स्टूडेंट, जब हमारा मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है, हमें बहुत पेन होता है, तो इसकी रेमेडी भी मैं आपको बता दूं। आप अगर हॉट वाटर बाथ ले लोगे या मसाज कर लोगे उस जगह पे, तो आपके लैक्टिक एसिड हट जाएगा और आपको मसल्स पेन दूर हो जाएगा। क्यों? देखो स्टूडेंट, क्या होता है जब अगर आप मसाज करते हो या हॉट वाटर लेते हो, तो ये इंप्रूव कर देता है ब्लड का सर्कुलेशन आपके मसल्स में, जहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हुआ है। तो ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करना मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो प्रॉपर उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जब प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो लैक्टिक एसिड का फिर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब लैक्टिक एसिड टूट ही जाएगा स्टूडेंट, तब हमें पेन तो होगा ही नहीं, क्योंकि लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस में, अगर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है तभी तो हमें पेन हो रहा है ना। देखो, ड्यू टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंक्रीज, है ना। दिस ऑक्सीजन ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड accumulated in muscles into CO2 and water and hence give us relief from cramps। देखो स्टूडेंट, एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। एनारोबिक में ग्लूकोज मतलब जो फूड के फॉर्म में प्रेजेंट है वो नो ऑक्सीजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स, जैसे ह्यूमन में हो गया, एनिमल्स में हो गया, इसमें ग्लूकोज
नो ऑक्सीजन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होता है। स्टूडेंट आप वीडियो के लेंथ में बिल्कुल ना जाएं। मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट हैं, जो न्यू हैं या जो अभी ज्वाइन किए हैं, वो आप वीडियो के लेंथ पे एकदम ना जाएं। आप कंटेंट देखें, क्वालिटी देखें, समझाने का तरीका देखें, कितना आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। और इससे ज़्यादा कंटेंट क्लास 7th बायोलॉजी में या जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, 10th के हैं, 9th के हैं, 7th के हैं या 8th के या आने वाले अपकमिंग वीडियो हैं, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। बल्कि मैं सिलेबस से थोड़ा और आगे चढ़कर आपको बताती हूँ कि अगर आपने 11th में साइंस लिया तो आपको क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और क्या कौन सा टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है। और बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ स्टूडेंट, और बहुत कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ ताकि आप भूलें ना। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share my video, and thank you for watching. God bless you all.